presented by Agriculture Classes मुरैना चैप्टर 8 अंक 4+1 फसलों की खेती का अध्ययन सेकंड। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फसल उत्पादन का एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहा हूं और आज हम देखते हैं, मैंने आपके लिए 5-5 अंक के जो 3 चैप्टर हमारे सिलेबस में थे वो मैंने आपके लिए पहले से ही भेज चुका हूं और आज से हम 4 अंक के जो चैप्टर हैं उनके बारे में देखेंगे। तो 4 अंक के चैप्टर में एक तो फर्स्ट चैप्टर आता है जल निकास और एक 4 चैप्टर है उर्वरक, वो आता है। दोनों के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए आप पुरानी वीडियो देख लें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको उनके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं 6 प्रश्न मैं आपको लिए भेज दूंगा, तो आप वहां से देख के उन वीडियो में उन प्रश्नों को आप देख लेना। तो आज मैं आपको फसल उत्पादन चैप्टर 8 फसलों की खेती का अध्ययन सेकंड आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो अंक 4 नंबर का प्रश्न आता है यहां से, और यहां से 1 नंबर की ओटीपी आती है। कुल मिला के 5 नंबर का ही है, परंतु जो प्रश्न आएगा वो 4 नंबर का आएगा और 1 नंबर की यहाँ से क्या है, ओटी पूछी जाएंगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। आज हम आपको सबसे पहले मैं किसकी फसल पढ़ाने वाला हूं, इसमें फसल है गन्ना। तो मैं आपको गन्ने की फसल के बारे में यहाँ पे बताता हूं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गन्ना की खेती। तो गन्ना की खेती के बारे में हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वानस्पतिक नाम। तो हम गन्ना का वानस्पतिक नाम देखेंगे। दूसरी हेडिंग देखेंगे उसका कुल, कौन से कुल का है। तीसरी हेडिंग देखेंगे उत्पत्ति स्थान, 1 नंबर की ओटी में पूछा जा सकता है। इसके बाद जलवायु देखेंगे, तो जलवायु हो गई। इसके बाद देखेंगे खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक देखेंगे। इसके बाद बुवाई का समय, बीज दर, इसके बाद उन्नतशील जातियां, अगला पॉइंट सिंचाई, अगला पॉइंट है इसके बाद उपज, रोग, कीट। ये हम इसकी जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो हम देखेंगे। इसके अलावा 4-6 हेडिंग और भी है, पर उनको हम नहीं देखेंगे, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा सभी के लिए मिक्स करके, परंतु हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गन्ना। गन्ना का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है, तो सैकेरम, सैकेरम ऑफसिनेरम। गन्ना का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है सैकेरम ऑफिसिनेरम। और जो गन्ना का जो कुल है, वो जो गन्ना है वो ग्रैमनी कुल में आता है, और ग्रैमनी को हम घास कुल या पोएसी कुल के नाम से भी जानते हैं।
अगली हेडिंग है उत्पत्ति स्थान। तो गन्ना का उत्पत्ति स्थान भारत को माना जाता है। गन्ना का उत्पत्ति स्थान कौन है? भारत। अगली जलवायु, अगली हेडिंग है जलवायु। तो जलवायु गन्ना के लिए उष्ण कटिबंधीय है। गन्ना के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी फसल के लिए अधिक तापमान अच्छा माना जाता है। इसके अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम अच्छा होता है। अगली हेडिंग है खाद एवं उर्वरक। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि मृदा परीक्षण के आधार पर ही खाद देना चाहिए। गन्ना की अच्छी फसल लेने के लिए नाइट्रोजन, एनपीके में तीनों का लिख देता हूं। नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 80 से 100 किलोग्राम, पोटास 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खाद और उर्वरक गन्ना के लिए क्या है? गन्ना की मृदा परीक्षण के आधार पर खेतों में खाद देना चाहिए। गन्ना की अच्छी फसल लेने के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस, 60 से 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए। इसके बाद अगली हेडिंग है बुवाई का समय। तो बुवाई के समय के बारे में देखते हैं। उत्तरी भारत में गन्ना को 2 बार बोया जाता है। एक तो शरदकालीन गन्ना, दूसरा है बसंतकालीन गन्ना। तो जो शरदकालीन गन्ना है उसकी बुवाई हम अक्टूबर में करते हैं, और जो बसंतकालीन गन्ना है उसकी बुवाई हम फरवरी के महीने में करते हैं। तो बुवाई का समय हो गया। उत्तरी भारत में गन्ना को 2 बार बोया जाता है। शरदकालीन गन्ना की बुवाई अक्टूबर में तथा बसंतकालीन गन्ना की बुवाई फरवरी में करते हैं। अब इसके बाद आती है बीज दर। अगली हेडिंग है हमारी बीज दर। तो बीज दर के बारे में देखते हैं हम। बीज दर के बारे में हम देखते हैं तो गन्ना का बीज नहीं होता है, परंतु उसकी पेड़ी जो गन्ना है उसी को हम टुकड़ों में काट के उसके बीज बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि गन्ना के लिए कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है। तो गन्ना के लिए 3 आंखों वाली, जैसे ये हमारा गन्ना है, ये हमने काट लिया, इसमें जो गांठ होती है उस जगह पर 3 आंख होनी चाहिए। कम से कम 3 आंख होनी चाहिए। ऐसे गन्ने को ही हम क्या करते हैं, लेते हैं। किसके लिए? बीज के लिए। क्योंकि ये 3 आंख है, जब जमीन में दब जाएंगी तो यहीं से क्या होगी, गन्ना का पौधा अंकुरित होता है। तो गन्ने की बीज दर क्या है? तो गन्ने की लिए 3 आंख वाले 35 से 40,000 टुकड़े। गन्ने के लिए कितने? 3 आंख वाले 35 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। या तो 35 से 40,000 टुकड़े, या कुंटल में हम देखें तो 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। या तो 35 से 40,000 टुकड़े हमें प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यकता होती है, या 70 से 75 कुंटल गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता होती है, जो 3 आंख वाले होने चाहिए। अगला है उन्नतशील जातियां। तो गन्ने के लिए कौन कौन सी उन्नतशील जातियां हैं वो हम देखते हैं। तो गन्ना के लिए जो उन्नतशील जातियां हैं वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनको, उन्नतशील जातियों को। तो गन्ना के लिए जो उन्नतशील जातियां हैं वो है CO 1148,
गन्ना के लिए जो उन्नतशील जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो CO 1148 है, CO 1158 है, तो ये आपको ऊपर जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो गन्ने के लिए जो उन्नतशील जातियां हैं वो कौन कौन सी है? CO 1148, CO 1158, CO 395, इस तरीके से क्या है इसकी उन्नतशील जातियां हैं। तो CO 395, CO 421 है, और कुछ जातियां हैं, ज्यादातर CO करके हैं, जो कुछ जातियां वो COS करके भी हैं, जैसे COS 1200 वो 687 है, 510 है, COS 687, COS 510, UP1, ये क्या है इसकी उन्नतशील जातियां हैं। तो आपने देखा कि गन्ने की जो उन्नतशील जातियां वो कौन कौन सी है? CO 1148, 1158, CO 395, CO 421, COS 687, COS 510 और UP1, ये क्या है इसकी उन्नतशील जातियां हैं। तो ये हमने उन्नतशील जातियां देखी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंचाई, तो गन्ने के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो गन्ने में गर्मियों में क्या होती है? गन्ना जो हमारा है उसमें गर्मियों में हमें 10 से 15 दिन के अंतर से सिंचाई करना चाहिए। गर्मियों में कब करना चाहिए? गर्मियों में 10 से 15 दिन के, और बरसात में क्या होता है? सिंचाई अपने आप हो ही जाती है बरसात ऋतु में। और इसके बाद शरद ऋतु में 20 से 25 या 25 से 30 दिन भी लिख सकते हैं। तो गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतर से तथा सर्दियों में 20 से 25 या 25 से 30 दिन के अंतर से हमें सिंचाई करना चाहिए। इस प्रकार से गन्ने के लिए हमें कुल 8 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कुल कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है? 8 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है गन्ने की खेती के लिए। इसके बाद गन्ने की उपज देखते हैं कि भाई उपज कितनी है। तो गन्ने की जो औसतन उपज है वो है 500 से 600 कुंटल, 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इससे गन्ने की हमें औसत उपज प्राप्त होती। तो गन्ने की औसत उपज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं इसका रोग, तो कौन कौन से रोग हैं वो देखते हैं। तो रोग हम यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रोग कौन कौन से है? लाल सड़न आपने देखा होगा। गन्ने में क्या है? हल्की सी जो गन्ने में धारी सी है, फट जाता है गन्ना, वहां पे लाल सी लाइन दिखाई देती है, तो वो होता है लाल सड़न। इसके बाद सूखा रोग को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो बिल्ट के नाम से हम सूखे के रोग को जानते हैं। इसके बाद कंडवा है, तो ये क्या है? इसके रोग हैं लाल सड़न, सूखा, कंडवा, ये क्या है इसके रोग है। अब इसके कीट देखते हैं। तो कीट कौन कौन से हैं? एक तो पायरेला, दूसरा दीमक। पायरेला जो कीट है वो इसका ज्यादातर इसी में होता है, और दूसरा है दीमक, तीसरा है तना छेदक, ये इसके कीट है। अब इसमें हम एक हेडिंग और पढ़ेंगे, गन्ना बोने की विधियां। गन्नों को बोया कैसे जाता है तो वो हम इसमें और पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, गन्ना बोने की 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। एक तो सिरे से सिरे मिलाकर,
दूसरा जो आंख होती है, आंख को आंख से मिलाकर बुआई करते हैं, और तीसरा जो करते हैं वो दो टुकड़ों को साथ मिला के इस तरीके से हम बुआई करते हैं। तो गन्ना बोने की कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं? तो गन्ना बोने की 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती। एक तो सिरे से सिरे मिलाकर गन्ने को बोया जाता है, दूसरा आंख से आंख मिलाकर गन्ने को बुआई की जाती है, और तीसरी जो की जाती है वो दो टुकड़ों को साथ लगाकर गन्ने की बुआई की जाती है। इस प्रकार से ये जो हमारा प्रश्न है वो समाप्त होता है। एक बार मैं फिर से आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं। तो गन्ना का जो वानस्पतिक नाम है वो है सैकेरम ऑप्सिनेरम, कुल ग्रैमनी, उत्पत्ति स्थान भारत। इसके बाद जलवायु, तो गन्ना उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसकी अच्छी फसल के लिए अधिक तापक्रम चाहिए होता है, और अंकुरण के समय यानी जो बीज है उसके अंकुरण के लिए हमें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगला है खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। गन्ने की अच्छी फसल लेने के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद बुवाई का समय, तो उत्तरी भारत में गन्ने की 2 बार बुवाई की जाती है। शरदकालीन गन्ना अक्टूबर में तथा बसंतकालीन गन्ना फरवरी में इसकी फसल ली जाती है। इसके बाद बीज दर, तो गन्ने की अच्छी फसल लेने के लिए 3 आंख वाले टुकड़े 35 से 40 हजार टुकड़ों की हमें आवश्यकता होती है। अगर वजन में देखा जाए तो 70 से 75 कुंटल गन्ने के टुकड़ों की हमें आवश्यकता होती है। इसके बाद उन्नत जातियां, तो CO 1148 है, CO 1158 है, CO 395 है, CO 421, COH 687, COS 510 और UP1, ये क्या है इसकी उन्नतशील जातियां हैं। इसके बाद सिंचाई, तो गन्ने की अच्छी फसल लेने के लिए गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतर से सिंचाई खेतों में करते रहना चाहिए, तथा वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता पड़ने आप सिंचाई कर सकते हो, और सर्दियों में 20 से 25 दिन या 25 से 30 दिन के अंतर से हमें खेतों में सिंचाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार से 8 से 12 सिंचाइयों की हमें गन्ने की फसल लेने के लिए आवश्यकता होती है। इसके बाद उपज, तो गन्ने की जो हमें उपज प्राप्त होती है वो कितनी होती है? तो गन्ने की हमें जो उपज है वो हमारी कितनी है? 500 से 600 कुंटल हमें इससे उपज प्राप्त होती है। ये जो उपज है वो कैसी है? औसतन उपज है, यानी औसत रूप से हमें 500 से 600 कुंटल प्राप्त होती है। इससे ज्यादा भी हमें थोड़ी बहुत प्राप्त हो सकती है अच्छी फसल लेने पर। रोग कौन कौन सी है? तो लाल सड़न रोग है, सूखा है और कंडुआ इसके रोग हैं। कीट कौन कौन से हैं? तो पायरेला, दीमक और तनाछेदक इसके कीट है। इसके बाद मैंने तुम्हें एक और हेडिंग बताई थी, वो थी गन्ना बोने की विधियां। तो गन्ने को 3 विधियों से बोया जाता है। एक तो सिरे से सिरे, दूसरा जो आंखें होती हैं उनको आंखों से आंखें मिलाकर, तीसरा जो 2 टुकड़े हैं उनको एक साथ मिलाकर हम इसकी क्या करते हैं? बुआई करते हैं। इस प्रकार से एक खेती हमारी समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगली फसल पढ़ते हैं, और अगली फसल का नाम है चना की खेती। चना की खेती, तो चना देखते हैं हम। चना का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? तो चना का वानस्पतिक नाम होता है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम। चना का वानस्पतिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम। चना एक दलहनी फसल है, इसलिए इसका कुल क्या होगा? लेग्यूमिनेसी, क्योंकि जितनी भी दलहनी फसलें होती है उनका कुल क्या होता है? लेग्यूमिनेसी होता है। ठीक है। अब इसका उत्पत्ति स्थान भारत। तो चने का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? भारत है। इसके बाद जलवायु, तो चने की फसल के लिए जो जलवायु है वो हम चने की फसल के लिए देखते हैं कि चने की फसल के लिए जो जलवायु है
वो चने के अंकुरण के लिए हमें 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो चने के अंकुरण के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। जो चने की खेती है उसके अंकुरण के लिए हमें 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। और पौध बढ़ने के लिए, जो पौधे हैं वो बढ़ते हैं, उसके लिए हमें साधारण ठंडा मौसम चाहिए होता है। कैसा? साधारण ठंडा मौसम। और पकते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो हमने लिखा है चने के लिए जलवायु, तो चने के अंकुरण के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। पौध बढ़ने के लिए साधारण ठंडा मौसम तथा पकते समय उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए वर्षा की भी कम आवश्यकता होती है। 80 से 85 सेंटीमीटर वर्षा वाला स्थान इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं खाद्य एवं उर्वरक। तो हम चने के बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी के परीक्षण के आधार पर यानी मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। चना एक दलहनी फसल है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। एनपीके देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन कितनी आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन 25 से 30 किलोग्राम, फॉस्फोरस 50 से 60 किलोग्राम, पोटास 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में डालना चाहिए। यानी हमें कितनी खाद देना चाहिए? 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम खेतों में डालते हैं। इसके बाद बुवाई का समय। तो चने की बुवाई कब करते हैं? तो चने की बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक हमें कर लेनी चाहिए। तो चने की बुवाई का समय क्या है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से यानी पहले सप्ताह से लेकर अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक हमें चने की बुवाई कर लेना चाहिए। बीज दर। तो बीज दर देखते हैं। तो चने की बुवाई की बीज दर हम दो प्रकार से देखते हैं। आपने देखा होगा, एक तो आता है देसी चना जो लाल होता है, एक होता है काबुली चना जो सफेद रंग का होता है, जिससे छोले की सब्जी बनाई जाती है। तो देसी चना के लिए अलग बीज दर रहेगी क्योंकि वो छोटे होते हैं, और जो काबुली चना है वो बड़े होते हैं, उनकी बीज दर अलग है। तो देसी चना के लिए 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, तथा काबुली चना के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो चना की बीज दर क्या है? देसी चना के लिए 70 से 80 किलोग्राम तथा काबुली चना के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखते हैं उन्नतशील जातियां। तो उन्नतशील जातियां भी दो प्रकार से हो गई। एक तो देसी चना की कौन कौन सी जातियां और काबुली चना की। तो देसी की हम लिखेंगे पहले देसी। एक तो राधे है, एक उन्नतशील जातियां क्या है? राधे, उज्जैन 4, एक इसकी उन्नतशील जातियां क्या है? उज्जैन 4 है, ग्वालियर 2, सॉरी उज्जैन 21, ग्वालियर 2, टाइप 1, ये इसकी क्या है? देसी चना की उन्नतशील जातियां है। राधे, उज्जैन 21, ग्वालियर 2, टाइप 1, और इसके अलावा अमर है और ज्योति है। तो ये क्या है? देसी चना की उन्नतशील जातियां। इसके बाद हम देखते हैं काबुली चना की। काबुली चना की कौन कौन सी जातियां हैं? तो काबुली चना की K4, K5, L550, ICCC 32, ये
देसी चना, काबुली चना की उन्नतशील जातियां हैं, तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देसी चना की कौन कौन सी है? राधे है, उज्जैन 21 है, ग्वालियर 2 है, टाइप 1 है, और अमर है और ज्योति। ये देसी चना की उन्नतशील जातियां हैं। और काबुली चना की क्या है? K4 है, K5 है, L550 है और ICCC 32 इसकी उन्नतशील जाति है। इसके बाद सिंचाई की बात करते हैं हम। तो सिंचाई की बात करते हैं। सिंचाई की हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। चने की फसल के लिए सिंचाई की हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, पर 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कब कब होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो चना है उसके लिए जो पहली सिंचाई होती है वो होती है फूल आने पर। जब चने की फसल में फूल आ रहे होते हैं उस समय चने की फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद जब फली भर रही हो, दाना क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, दाना बढ़ रहा है, उस समय एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो हम लिख सकते हैं चने की खेती के लिए 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक सिंचाई फूल आते समय तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय में आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं उपज की। तो जो उपज है चने की उन्नतशील जातियों से हमें, चने की जो उन्नतशील जातियां हैं और जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहां 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें चने की उपज प्राप्त हो जाती है। कैसी जातियों से? उन्नतशील जातियों से। उन्नतशील जातियों व सिंचाई की व्यवस्था होने पर हमें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो उन्नतशील जातियों से सिंचाई की व्यवस्था होने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 20 से 25 क्विंटल हमें इसकी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद हम रोग पढ़ते हैं। इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं? तो रोग लगता है, एक तो चने में उगता है, रोग मैं आपको यहां बता देता हूं। रोग कौन कौन से हैं? चने का उकटा, एक तो कौन सा रोग है? चने का उकटा रोग है। दूसरा झुलसा है, चने का झुलसा, यानी इसमें पौधा झुलस जाता है। जड़गलन, यानी जो जड़गलन होता है उसमें पौधों की जड़ें कैसी हो जाती हैं? गल जाती है। एक शुष्क जड़गलन, ये क्या है? रोग है। कौन कौन से रोग लगते हैं चने? एक तो चने का उगटा है, झुलसा है, जड़गलन है और शुष्क जड़गलन, ये क्या है? इसके रोग है। इसके बाद हम इसके कीट देखते हैं। तो चने का कुतरा, चने की इल्ली, फली छेदक, मक्खी, ये क्या है? इसकी फल मक्खी, यानी जो दाना है उनको मक्खी खा जाती है। तो ये क्या है? इसके रोग है। चने का कुतरा है, फली छेदक है, फली बेधक है और तुम्हारा मक्खी है। तो ये क्या है? इसके कीट होते हैं। अब इसमें एक हेडिंग क्या है? इन सभी से एक्स्ट्रा है, वो आप लोग जानते हैं। आपने चने की सब्जी खाई है, चने की जो पत्तियां आती हैं उनकी सब्जी, तो वो कैसे आती हैं और उनको क्यों करना आवश्यक है? तो इसकी एक हेडिंग है खुटाई। क्या हेडिंग है? खुटाई। खुटाई को हम शीर्ष तोड़ना भी बोल सकते हैं। शीर्ष तोड़ना, खुटाई या शीर्ष तोड़ना। तो ये क्यों करते हैं? ये हेडिंग आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? खुटाई या शीर्ष तोड़ना। जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर हो जाते हैं तो पौधों के शीर्ष को तोड़ दिया है। जब पौधा क्या है 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाता है तो पौधा क्या है? एक ही सीधा आता है। शुरुआत में कैसा आता है? एक ही आता है। तो उसको जब हम ऊपर से तोड़ देते हैं तो वो क्या करता है? साइड से ब्रांचेस फोड़ने लगता है। और इसी तरीके से हमें गन्ने को 2-4 बार इस तरीके से क्या करते हैं? शीर्ष तोड़ाई करते हैं, जिससे पौधा अधिक शाखाओं वाला हो जाता है। इससे उसमें अधिक शाखाएं बनेगी। जब अधिक शाखाएं बनेगी तो अधिक उत्पादन करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? और उस भाग को हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं? सब्जी के रूप में हम उस भाग को प्रयोग करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष तोड़ना या कुटाई करना कहते हैं।
एक बार फिर से देखते हैं, चना की खेती का वर्णन कीजिए। तो चना का वानस्पतिक नाम साइसर एरिट्रम, कुल लेग्यूमिनेसी उत्पत्ति स्थान भारत। जलवायु, तो चने के अंकुरण के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। साधारण ताप, इसके लिए साधारण ठंडे ताप, इसकी फसल के लिए साधारण ठंडे तापक्रम की आवश्यकता होती है। फसल पकते समय अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। खाद्य और उर्वरक, मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। इसकी अच्छी फसल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। बुवाई का समय, तो चने की बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक हमें कर लेनी चाहिए। बीज दर, देशी चनाओं के लिए 70 से 80 किलोग्राम, काबुली चना के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उन्नतशील जातियां, देशी चने के लिए राधे, उज्जैन 21, ग्वालियर 2, टाइप 1, अमर और ज्योति, ये इसकी उन्नतशील जातियां हैं। और काबुली चना के लिए K4, K5, L550 और टाइप ICCC 32, ये इसकी क्या है, उन्नतशील जातियां हैं। इसके बाद हमने बात की थी उपज की। तो उन्नतशील जातियों से सिंचाई की व्यवस्था होने पर हमें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। रोग कौन कौन से लगते हैं, तो रोग देखते हैं, चने का उगटा है, झुलसा है, जड़गलन है और शुष्क जड़गलन है, ये 4 इसके रोग लिखे हुए हैं। और इसके बाद कीट कौन कौन से हैं, तो चने का कुतरा, चने की इल्ली, चने का फली भेदक और चने की मक्खी, ये क्या है, इसके कीट है। इसके बाद बात की थी हमने खुटाई या सीड्स तोड़ना। जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर को हो जाते हैं तो उनके ऊपरी भाग को क्या कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, खुटाई कहते हैं। और यह करना आवश्यक भी होता है। और जो ऊपर से टूटे हुए भाग होता है उसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है मटर की खेती। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मटर की खेती। तो मटर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो है पायसम सटाइवम, कुल लेग्यूमिनेसिया है। उत्पत्ति स्थान, इसके 2 उत्पत्ति स्थान है। बागवानी मटर यानी जो बागों में लगाई जाती है, पार्कों में लगाई जाती है, उसका जन्म स्थान तो है इथोपिया। और जो खेती वाली मटर है उसका जो जन्म स्थान है वो है हिमालय का तराई प्रदेश या रूस सागरीय प्रदेश। तो हम क्या लिखते हैं, बागवानी मटर, बागवानी मटर का जन्म स्थान क्या है, इथोपिया, इथोपिया। और खेती वाली का हिमालय का तराई क्षेत्र या रूस सागरीय प्रदेश। तो मटर का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, बागवानी मटर का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, इथोपिया है। और खेती वाली मटर का जन्म स्थान क्या माना जाता है, हिमालय का तराई क्षेत्र या रूस सागरीय प्रदेश को इसका माना जाता है। जलवायु क्या है, तो मटर की खेती के लिए ठंडी तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंडी तथा नम जलवायु, मटर की खेती के लिए ठंडी तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसके अंकुरण के लिए 26 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो अंकुरण के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है, 26 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो हम लिखेंगे मटर की खेती के लिए ठंडी तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके अंकुरण के लिए 26 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना जरूरी होता है। खाद्य और उर्वरक, मटर की खेती के लिए
एनपीके, नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम, फास्फोरस 70 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए। तो मटर की खेती के लिए हम क्या करना है, मृदा परीक्षण के आधार पर ये खेतों में खाद देना चाहिए। मटर एक दलहनी फसल है, इसकी खेती के लिए नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम, फास्फोरस 70 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए। बुआई का समय देखते हैं, तो इसका बुआई का समय कब है। मटर की बुआई हम अक्टूबर से नवंबर के मध्य करते हैं। तो मटर की बुआई कब करना चाहिए, अक्टूबर व नवंबर के मध्य हम इसकी बुआई कर सकते हैं। बीज दर क्या है, तो मटर के लिए 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। मटर की फसल अच्छी खेती देने के लिए 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसे हम 80 से 90 भी कर सकते हैं। 80 से 90 या 90 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके बाद उन्नतशील जातियां, तो उन्नतशील जातियां कौन कौन सी हैं, स्वर्ण रेखा, मधु, जवाहर मटर 1, फिर दूसरी आएगी कॉमा लगा के जवाहर मटर 2, तीसरी जवाहर मटर 3 और जवाहर मटर 4। यानी इस तरीके से जवाहर मटर की 4 वैरायटियां हैं जो हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसके बाद पंत उपहार है एक, ये इसकी उन्नतशील जातियां हैं। इसके बाद सिंचाई की बात करते हैं, तो मटर के लिए हम सिंचाई क्या लिखेंगे, मटर के अंकुरण के लिए सबसे पहले मटर का जो दाना होता है वो बड़ा होता है और थोड़ा कठोर भी होता है, इसलिए मटर की खेती के लिए हमें क्या करना चाहिए, मटर की अगर फसल ले रहे हैं तो अंकुरण के लिए हम क्या करते हैं, पलेवा करके, यानी पलेवा का मतलब होता है पहले खेतों में पानी दे दिया जाता है और उसको सूखने के बाद उसकी जुताई करके उसमें बीज डाला जाता है जिससे नमी बनी रहे। तो मटर के अंकुरण के लिए पलेवा करके बुआई करना चाहिए। पहली सिंचाई फूल आते समय और दूसरी सिंचाई कब करना चाहिए, फली बनते या फली भरते समय करना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो तीसरी सिंचाई भी करना चाहिए। अगली हेडिंग है उपज, तो चने के लिए कैसी उपज चाहिए, कितनी मटर की उपज कितनी होती है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो हरी फली मिलती है और एक सूखी फलियां मिलती है। तो हरी फलियों से हमें हरी फलियों से 80 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा दाने 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज प्राप्त होती है। तो मटर की हमें कितनी उपज प्राप्त होती है, हरी फलियों से 80 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा जो मटर के जो दाने हैं सूखी फसल है वो हमें कितनी प्राप्त होती है, 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें से उपज प्राप्त होती है। इसके बाद हम लिखते हैं रोग कौन कौन से हैं, तो चूड़ेल आस्था, तो एक रोग क्या है, चूड़ेल आस्था मटर का रोग है, यानी इसमें चूरन टाइप का पत्तियों के ऊपर व फलियों के अंदर चूर्ण टाइप का बन जाता है, इसे हम पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है बीज सड़न, तीसरा है जड़ सड़न, यानी जमीन के अंदर बीज सड़ जाते हैं और जड़ भी सड़ जाती है, और कीट रोग, ये इसके रोग है। इसके बाद बात करते हैं कीटों की, तो तना छेदक मक्खी, दूसरी फल मक्खी मतलब जो फली छेदक होता है वो,
फली छेदक, और तीसरा माहू। माहू को ही हम क्या बोलते हैं? चैपा। तो ये इसमें कीट लगेंगे। तो ये हो गया हमारा मटर वाला प्रश्न है। दोबारा से फिर देखते हैं। मटर की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो मटर का जो वांछनीय पायसम सटाइवम को लेग्मिनेसी उत्पत्ति स्थान बागवानी मटर का इथोपिया है, और जो खेती वाली मटर है उसका जन्म स्थान हिमालय का तराई भाग या रूप सागरी प्रदेश माना जाता है। जलवायु, तो मटर की अच्छी खेती लेने के लिए ठंडी तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अंकुरण के लिए 26 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। खाद्य और मटर मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। मटर एक दलहनी फसल है, इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। मटर की अच्छी फसल लेने के लिए 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 किलोग्राम फॉस्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए। बुवाई का समय, मटर की अच्छी फसल लेने के लिए अक्टूबर से नवंबर में हमें इसकी बुवाई कर लेना चाहिए। बीज दर, मटर की अच्छी फसल लेने के लिए हमें 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उन्नत जातियां कौन कौन सी? स्वर्ण रेखा है, मधु है, पंत उपहार है, जवार मटर 1 है, जवार मटर 2, जवार मटर 3 और जवार मटर 4, ये इसकी उन्नत जातियां हैं। सिंचाई, मटर की बुवाई पलीवा करके खेतों में करना चाहिए जिससे अंकुरण अच्छा हो। इसके लिए पहली सिंचाई की आवश्यकता फूल बनते समय तथा दूसरी सिंचाई की आवश्यकता कब पड़ती है? फली बनते समय करती है। आवश्यकता हो तो हमें तीसरी सिंचाई भी करना आवश्यक है। उपज कौन कौन सी है? तो हरी फलियों से 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा दाने हमें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें इसकी उपज प्राप्त होती है। रोग कौन कौन से हैं? तो चूर्ण रास्ता को पाउडर मिल्ड्यू भी बोलते हैं, बीज सड़न, जड़ सड़न और कीट रोग। कीट कौन कौन से हैं? तो तनाछेदक कीट, तनाछेदक मक्खी होती है, एक फली छेदक है जो फलों में छेद करती है, और एक माहू या चैपा भी इसमें लगता है। तो ये फसल भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें 3 खेतियां हैं जो मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न है गन्ने की पेड़ी। अगला प्रश्न क्या है? गन्ने की पेड़ी किसे कहते हैं? इसके लाभ व हानि बताइए। तो गन्ने की बोई गई फसल, जो गन्ने की बोई गई फसल की कटाई के बाद उसी खेत में बोई गई फसल की जड़ों से गन्ने के नए पौधे तैयार करना ही क्या कहलाता है? गन्ने की पेड़ी कहलाता है। यानी जो गन्ने की बोई गई फसल है, जो पहले हमने गन्ना बोया था वो फसल ले ली, लेने के बाद जो जड़ें रह जाती हैं उनमें ही हम दोबारा से क्या करते हैं? खाद पानी डालकर, खाद पानी की अच्छी व्यवस्था करके हम उनमें से द्वारा से क्या करते हैं? दूसरी फसल लेते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? इस फसल को लेना ही हम क्या कहते हैं? गन्ने की पेड़ी कहलाता है। अब देखते हैं हम गन्ने की पेड़ी से लाभ क्या है, तो वो लाभ हम देखते हैं। तो गन्ने की पेड़ी के लाभ, तो सबसे पहले हम देखते हैं गन्ने की पेड़ी के पहला लाभ क्या है। तो गन्ने की जो पेड़ी का पहला लाभ है कि पेड़ी की फसल के लिए, पेड़ी की फसल के लिए जुताई गुड़ाई व बीज की आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ी की फसल, अगर हम गन्ने की पेड़ी ले रहे हैं तो पेड़ी की फसल के लिए खेत की तैयारी जैसे जुताई गुड़ाई, बीज की बुआई आदि क्रियाओं पर खर्च कम आता है, आदि क्रिया नहीं की जाती है। इससे हमें क्या होता है? लाभ होता है। दूसरा क्या है? खाद और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था रखने पर
रखने पर उपज अधिक मिलती है। दूसरा है खाद और सिंचाई की। अगर हम खेतों में खाद, जो हम पेड़ी की फसल ले रहे हैं उसमें अच्छे प्रकार से खाद दें और समय समय पर सिंचाई करें तो क्या होता है, हमें एक अच्छी उपज प्राप्त होती है। इससे हमें क्या प्राप्त होगी, अच्छी उपज प्राप्त हो रही। नंबर 3, पेड़ी की फसल में कम व्यय या खर्चा होता है। जो हम पेड़ी की फसल ले रहे हैं उसमें कम पैसा खर्च होता है, क्योंकि जैसे हम बीज है तो बीज नहीं डालना पड़ता तो वो पैसे बचेंगे। जुताई गुड़ाई जो जुताई करनी पड़ती है वो बचेगी। कृषि कार्य और भी जो कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे बच जाएंगे। इसलिए पेड़ी की जो फसल होती है वो प्रति हेक्टेयर व्यय या खर्चे में क्या होती है, कम लगता है। नंबर 4, पेड़ी की फसल अपेक्षाकृत जल्दी बड़ी हो जाती है। जो पेड़ी की फसल है वो मेन क्रॉप की वजह, जो मेन क्रॉप है गन्ने की मेन फसल है, उससे पेड़ी की फसल जल्दी बड़ी हो जाती। क्यों हो जाती है, क्योंकि जब गन्ना है हमने वैसे हम नया बीज डालते हैं तो एक अंकुरित तो होगा, और ये जो जमीन में पहले चढ़ा है तो अंकुरित पहले से इसमें से दोबारा से बस फूटन होना है। इसलिए ये क्या है, इसको खाद, ये इससे हमें क्या होता है, कुछ जल्दी फसलें मिल जाती हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट है, जब जल्दी फसल मिल जाएगी तो हमें क्या होगा, पेड़ी की फसल अपेक्षाकृत जल्दी काट ली जाती है। जो पेड़ी की फसल है वो हमें क्या है, जल्दी बड़ी हो जाती है। तो जब पेड़ी की फसल जल्दी बड़ी हो जाए तो हम उसकी जल्दी ही कटाई कर लेते हैं, शीघ्र ही उसे हम काट लेते हैं। और ये तो हो गए इसके लाभ। अब देखते हैं इसकी हानि। हानि क्या है, पेड़ी की फसल लेने की हानि। अगर एक खेत में लगातार हम क्या करें, गन्ने की फसल करेंगे, एक खेत में लगातार गन्ने की फसल लेने से वहां पर रोग व कीटों का प्रकोप हो जाने पर सारी फसल नष्ट हो जाती है। अगर आप एक खेत में लगातार एक ही फसल लेते रहेंगे तो जो जो फसल है, खड़ी फसल है, उसके कारण रोग व कीटों का क्या होगा, ज्यादातर आक्रमण हो सकता है, जिससे क्या होगा, सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। दूसरा, भूमि की दशा खराब होती है। दूसरा कह रहा है कि वो जो भूमि की दशा होती है, जो भौतिक दशा है भूमि, वो खराब हो जाती है, क्योंकि बार बार जब गन्ने की फसल करेंगे तो वो एक जैसे पोषक तत्व जमीन से क्या करेंगे, खींचेंगे। जब एक जैसे पोषक तत्वों को बार बार भूमि से लेंगे तो क्या होगा, वहां पे उसकी जो भौतिक दशा है वो खराब हो जाती है। नंबर 3, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पेड़ी की फसल से कम उपज प्राप्त होती है। कभी कभी पेड़ी की फसल से कम उपज प्राप्त होती है, तो ये इसकी हानियां है। हम देखते हैं दोबारा से, गन्ने की पेड़ी किसे कहते हैं तथा इसके लाभ तथा हानि बताइए। तो गन्ने की बोई गई फसल की कटाई के बाद उसी खेत में बोई गई फसल की
जड़ों में गन्ने के जो नए पौधे तैयार किए जाते हैं, इन पौधों से गन्ने की जो फसल तैयार होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, गन्ने की पेड़ी कहते हैं। इसके लाभ क्या है, तो पेड़ी की फसल के लिए जुताई गुड़ाई यानी जो कृषि कार्य होते हैं, यानी जो तैयारी होती है वो वह बीज की आवश्यकता नहीं होती है। ये सारी चीजें क्या नहीं होती, इनकी आवश्यकता हमें नहीं होती। नंबर 2, खाद और पानी की अच्छी व्यवस्था रखने पर हमें क्या होती है, अच्छी उपज प्राप्त होती है। नंबर 3, पेड़ी की फसल में कम व्यय या खर्चा आता है, यानी जो पेड़ी की फसल है उसे प्रति हेक्टेयर कम खर्चा व कम व्यय आता है। नंबर 4, पेड़ी की फसल अपेक्षाकृत जल्दी बढ़ जाती है, यानी जो पेड़ी की फसल है वो जो मेन फसल की अपेक्षा वो जल्दी से बड़ी हो जाती है। जब जल्दी बड़ी हो जाएगी तो उसे हम क्या कर लेंगे, जल्दी से काट लेंगे और मार्केट में भी जल्दी भेजेंगे, जिससे हमें क्या होगा, अधिक मूल्य मिल सकेगा। इसके बाद हानि। तो हानि क्या है, जब हम लगातार एक खेत में एक ही फसल बार बार उगाते हैं तो उनमें जो पोषक तत्व होते हैं तो वो पोषक तत्व सारे मिट्टी से दोहन कर लेती है फसल। इसलिए क्या होता है, मिट्टी में नुकसान होता है, वह लगातार रोग व कीटों का आक्रमण भी होता रहता है। भूमि की दशा खराब हो जाती है। नंबर 3, कभी कभी पेड़ी की फसल से हमें कम उपज प्राप्त हो, कभी कभी रोग व कीटों का आक्रमण ज्यादा होने की वजह से या भूमि की दशा खराब होने की वजह से हमें क्या होता है, कभी कभी पेड़ी की फसल से कम उपज प्राप्त होती है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि गन्ने की फसल में अंतःकर्षण क्रिया क्या होती है। कौन कौन सी अंतःकर्षण क्रिया हम गन्ने की फसल में करते हैं, या कभी कभी टिप्पणियों के रूप में आ जाती है कि निम्न टिप्पणी पर के बारे में लिखिए। तो कौन कौन सी है देखते हैं हम। हेडिंग, अंधी गुड़ाई। पहली हेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, अंधी गुड़ाई क्या होती है। तो जब हम खेतों से गन्ना बोकर जैसे ही निकलते, जैसे हमने खेतों में गन्ना बोया और बोकर जब खेतों से बाहर निकले और कुछ समय बाद क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो बारिश की वजह से जो खेतों के ऊपर जो पानी की वजह से पपड़ी बन जाती है, उन पपड़ी की वजह से क्या होता है, जो गन्ने होते हैं वो अच्छे ढंग से अंकुरित नहीं हो पाते, यानी ऊपर से दब जाता है, इसलिए उस पपड़ी कठोर पपड़ी पड़ जाती है। कठोर पपड़ी को गन्ने तोड़ नहीं पाते हैं, जो अंकुरित नहीं हो पाते ढंग से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खुरपी की सहायता से या ट्रैक्टर की सहायता से हमें क्या करना चाहिए, उस पपड़ी में ऊपर से हल्की हल्की उस पपड़ी को तोड़ना है। उस पपड़ी को तोड़ना ही हम क्या, जो तोड़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंधी गुड़ाई कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें उसमें कुछ गन्ना कहाँ है हमें नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम इस विधि को हम क्या कहते हैं, अंधी गुड़ाई कहते हैं। दूसरी हेडिंग है, पौधों पर मिट्टी चढ़ाना। ये गन्ने की अंतःकर्षण क्रिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि गन्ने की अंतःकर्षण क्रियाओं के बारे में लिखिए, तो ये उनकी हेडिंग है, या डायरेक्ट टिप्पणी दे दे तो आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, पौधों पर मिट्टी चढ़ाना। तो मिट्टी चढ़ाने का कार्य बोने की विधि पर निर्भर करता है कि आपने गन्ने की फसल कैसे बोई है, तो इस पर निर्भर करता है। अगर नालियों में इस तरीके से जो नालियां हैं उनके अंदर अगर आपने गन्ना बोया है, तो जब गन्ने का पौधा लगभग 60 सेंटीमीटर क्या हो जाए, लंबा या ऊंचा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो गन्ना इसमें बोया जाए तो जो बगल में ये मेड़े हैं उन मेड़ों को काट कर हम क्या करते हैं, उसके अंदर डाल देना चाहिए। कब डालते हैं, जब पौधा कितना बड़ा हो जाए, 60 सेंटीमीटर से ऊंचा हो जाए, तो मेड़ को थोड़ा थोड़ा काट कर नालियों में मिट्टी से भरना शुरू कर देना चाहिए। यह काम हमें कब तक कर लेना चाहिए, तो यह काम जून के महीने तक हमें समाप्त कर लेना चाहिए। तो ये दूसरी हेडिंग के बारे में। अगला है गन्ने की बंधाई। गन्ने की बंधाई
तो गन्ने की बंधाई क्यों करते हैं? बंधाई का मतलब बांधना। तो गन्ने को उनके पत्तों से बांधना गन्ने की बंधाई कहलाती है। जो गन्ना है जो ज्यादा, तो उनके पत्तों को हम क्या करते थे? पत्तों से बांध देते। क्यों बांधते हैं पत्तों से? कि पत्ता जो जमीन से नजदीक रहते हैं और जमीन को छूते हैं, जब पानी देते हैं तो पानी के वो सड़ने लगते हैं, इसलिए उनके तने पानी के संपर्क में ना आए, इसलिए हम गन्ने के पत्तों से उनको बांध देते हैं और आपस में मजबूती भी प्रदान करने के लिए हम इसको बांधते हैं। तो इसी को हम गन्ने की बंधाई कहते हैं। दोबारा से बताता हूँ, गन्ने को उसके पत्तों से बांधना ही क्या कहलाता है? गन्ने की बंधाई कहलाता है, जिससे तने पानी के संपर्क में न आए। अगली हेडिंग है रैपिंग। रैपिंग किसे कहते हैं वो देखते हैं। कई गन्नों को एक साथ झुंड के रूप में पतली रस्सी, पत्तियों से या रस्सी से बांधना ही क्या कहलाता है? रैपिंग कहलाता है, जिससे तेज वायु में क्या ना हो, वो पौधे ना गिरे। तो क्या समझ में आया? रैपिंग क्या है? कई गन्नों को एक साथ झुंड में बांध देना। कई गन्नों को एक साथ झुंड में बांध देना, चाहे उनकी पत्तियों से ही बांध दें या रस्सी से बांध दें, और इनको एक साथ बांध के क्यों बांधते हैं? हमें से जब तेज आंधी आती है तो ये पौधे एक साथ रहेंगे तो गिरेंगे नहीं, जिससे हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम इसे बांधते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रैपिंग कहते हैं। अब जो हमने पौधों पर मिट्टी चढ़ाने वाली हेडिंग पढ़ी, इसके बारे में थोड़ा सा और सुन लें। इसके बारे में यानी कभी कभी प्रश्न पूछ रहा है कि गन्ने की फसल पर मिट्टी चढ़ाने से होने वाले लाभ क्या लाभ होते हैं अगर आप गन्ने की फसल पर मिट्टी चढ़ाते हो? तो पहली बात तो है कि सिंचाई के पानी की बचत होती है। सिंचाई के पानी की बचत होती है। अगर आप जो नालियां बनी थी, जब नालियों को हम इसमें काट देंगे तो सिंचाई का पानी कैसा लगेगा? कम पानी की हमें आवश्यकता होती है। दूसरा, पौधों को मिट्टी से सहारा मिल जाता है, जिससे वह कम गिरती है। दूसरा है कि जो पौधे होते हैं, जब मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी से पौधों को क्या मिल जाएगा? सहारा मिल जाएगा, जिससे क्या है? पौधे कम गिरते हैं। नंबर 3, पौधों को बांधने में आसानी होती है। नंबर 3 कह रहा है कि फसल बांधने में या पौधों को बांधने में क्या होती है? आसानी होती है। इस तरीके से अगर आप जैसे ऊपर ऊंचा नीचा था तो बांधने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, अब कैसा हो गया है? समतल जैसा हो गया है, तो हम पौधों को आसानी से बांध सकते हैं। नंबर 4, फसल की पैदावार बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार से हम पौधों पर ये कार्य करते हैं तो फसल की उपज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आंधी आएगी तो पौधा टूटेगा, पेड़ खराब होगा। जब मिट्टी चढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाता है, जिससे तो आंधी में क्या नहीं होगा? पौधे टूटकर नष्ट नहीं होंगे, इसलिए फसल की पैदावार बढ़ जाती है। तो हमने क्या पढ़ा? ये 4 हेडिंग पढ़ी। अंधी गुड़ाई किसे कहते हैं? पौधों पर मिट्टी चढ़ाना, गन्ने की बंधाई और रैपिंग, ये हो गए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गन्ने की अंतःकर्षण क्रियाओं को समझाइए, तो आप इस तरीके से 4 हेडिंग आपको स्वेच्छा से लिखनी पड़ेगी, या कभी कभी क्या करता है इन 4 हेडिंगों को आपको दे दे और इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब ये जो पौधों पर मिट्टी चढ़ाने से संबंधित ये है, तो कैसे पूछा है कि गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने से कौन कौन से लाभ होते हैं? तो सिंचाई के पानी की बचत होती है। दूसरा, पौधों को मिट्टी से सहारा मिलता है, जिससे वह गिरते नहीं, यानी पौधे जब मिट्टी से दब जाएंगे तो वो मजबूत हो जाएंगे और पौधे जल्दी नहीं गिरते। पौधों को बांधने में आसानी होती है, क्योंकि नीचे मिट्टी कैसी हो जाती है? समतल हो जाती है, जिससे हम आसानी से बांध सकते हैं। और फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। इससे क्या होगा? फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। एक प्रश्न और रह गया है, उसको और देखते हैं।
गन्ने की पेड़ी की फसल की सावधानी अगर आप गन्ने की फसल की पेड़ी ले रहे हो तो पेड़ी रखते समय, यानी अगर आप गन्ने की पेड़ी वाली फसल ले रहे हो तो पेड़ी रखते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में ये प्रश्न है। तो गन्ने की फसल की कटाई, पहला पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, गन्ने की फसल की कटाई जमीन के बिल्कुल पास से करनी चाहिए। अगर आप गन्ने की फसल की पेड़ी वाली फसल ले रहे हो तो आपको जो गन्ने की फसल की कटाई कर रहे हो पहली फसल की, वो गन्ने की फसल की कटाई जमीन के बिल्कुल पास से करनी चाहिए या नजदीक से करनी चाहिए, तभी आप पेड़ी की फसल ले, ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप पेड़ी की फसल ले रहे हो तो पेड़ी की फसल के लिए गन्ने की उचित जातियां ही उगाना चाहिए, गन्ने की उचित जातियां ही उगाना चाहिए। अगर आप पेड़ी की फसल ले रहे हो, अगर आप गन्ने की पेड़ी वाली फसल ले रहे हो और पेड़ी वाली फसल ले रहे हो तो गन्ने की जो पेड़ी की फसल के लिए अच्छी वैरायटियां हैं उनको ही आपको उगाना चाहिए, ठीक है। तीसरा है, गन्ने को रोगग्रसित गन्ने की रोगग्रसित कीटग्रसित फसलों की पेड़ी नहीं लेना चाहिए। अगर आप गन्ने की रोगग्रसित तथा कीटग्रसित फसलें हैं और तो आपको उनकी पेड़ी नहीं, आपको पहले से पता है कि गन्ने में रोग है या कीट लग रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो ऐसी फसलों के से हमें पेड़ी की फसल नहीं लेना चाहिए। अगला है, अगर आप पेड़ी की फसल ले रहे हो तो फसल की कटाई फरवरी महीने में कर लेना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, पेड़ी वाली फसल ले रहे हो और आपको गन्ने से की पेड़ी वाली फसल लेनी है तो आपको गन्ने की जो कटाई है वो कब कर लेना चाहिए, फरवरी के महीने में ही कर लेना चाहिए। नंबर 5, फसल की कटाई के बाद पत्तियों को, फसल की कटाई के बाद क्या करते हैं, पत्तियों को खेत में जला देना चाहिए। अगर आप फसल की कटाई कर लिए और फसल की कटाई के बाद जो पत्तियां, गन्ने की जो पतवार बचती है उसको हमें खेतों में ही जला देना चाहिए। तो गन्ने की पेड़ी रखते समय कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, अगर आप पेड़ी वाली फसल ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी फसल लेते समय सावधानी रखनी है। तो पहली फसल है कि गन्ने की फसल की कटाई जमीन के बिल्कुल पास से करनी चाहिए। जो गन्ना अगर पेड़ी वाली फसल है तो जमीन के बिल्कुल नजदीक से ही हमें उसको काटना चाहिए। नंबर 2, पेड़ी की फसल के लिए गन्ने की उचित जातियां उगाना चाहिए। जो पेड़ी के लिए
फसलें जो पेड़ी के लिए अच्छी जाती हैं उनको ही हमें खेतों में उगाना चाहिए। गन्ने की रोग ग्रसित व कीट ग्रसित फसल को पेड़ी के लिए नहीं रखना चाहिए। अगर गन्ने में पहले से रोग लगा हुआ है, कीट लगे हुए, तो ऐसी फसलों को हमें किसके लिए, पेड़ी के लिए नहीं उगाना चाहिए। फसल की कटाई फरवरी महीने में कर लेना चाहिए। अगर आप पेड़ी के लिए पेड़ी वाली फसल लेना चाहते हो तो आप गन्ने की कटाई कब कर लें, फरवरी महीने में ही कर लें। फसल की कटाई के बाद अगर आप पेड़ी की फसल लेना चाह रहे हैं तो फसल की कटाई के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, पत्तियों को खेत में ही जला देना चाहिए, जिससे खेत में वो जल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर 8वां चैप्टर है और फसलों की खेती का अध्ययन सेकंड, और यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इन जो मैंने आपको 6 प्रश्न बताए हैं, 5-6 प्रश्न बताए हैं यहाँ पे, उन्हीं प्रश्नों में से आपके पूरे प्रश्न एमपी बोर्ड के इस 4 नंबर का फंस जाएगा इसी में से। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आपसे एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। आप लोग स्किप कर करके देखते हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ, कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, और साथ ही साथ लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करें जिससे आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो मैं आपके लिए भेज सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब